पीछे नहीं आएगी। सबसे पहले तो इस प्रयागराज की धरती पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज प्रयागराज की इस पावन धरती पर इस सेंगर क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश के संगठन के कार्यालय में आप सभी की गौरवपूर्ण उपस्थिति है और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं विशेष रूप से अपने विशिष्ट अतिथि माननीय श्री यूएस राणा जी के लिए। तो सबसे पहला परिचय आप लोगों ने देखा हो करतल ध्वनि से, और उसके बाद दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय कैप्टन नागेंद्र सिंह, आप सवर्ण संगठन मंच हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर जय सिंह राजपूत जी हैं, जौनपुर से आए हैं। और आप क्षत्रिय विकास संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रभारी हैं। इस सभा की आज अध्यक्षता भी आप ही करेंगे। चौथे हमारे बड़े मित्र अजीज दोस्त ठाकुर कुंवर साहब सिंह सोमवंशी, आप भी जौनपुर सिंगरा मऊ से पधारे हुए हैं और सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के मंडल वाराणसी के मंडल अध्यक्ष हैं। अभी आपने जो वयोवृद्ध सज्जन को देखा आते हुए और बैठे हैं आपके बीच में, माननीय आद्या प्रसाद सिंह जी, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनका मार्गदर्शन हम लोगों को गाहे बगाहे मिलता रहता है और कभी भी क्षत्रिय संगठन क्षत्रिय संबंधी कार्य के लिए आज से नहीं बल्कि सिंगरा मऊ के राजा साहब थे, राजर्षि कुंवर श्री पाल सिंह महाराज, उनके समय से लगातार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भी आप शिरकत करते रहे। और हमारे माननीय कुंवर साहब सिंह भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज सेंगर क्षत्रिय समाज के मंडल अध्यक्ष का पद शोभित कर रहे हैं। आप सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का इस हमारे सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से भूरी भूरी अभिनंदन एवं स्वागत बंधन है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि को माल्यार्पण करके हमारे मंडल बनारस के मंडल अध्यक्ष माननीय कुंवर साहब सिंह सोमवंशी माल्यार्पण करके स्वागत करें। बड़ा ही गौरव का पल है। राणा साहब राष्ट्रीय सलाहकार ही नहीं बल्कि आपके बीच में उपस्थित ऐसी प्रतिभा हैं जो हिंदुस्तान के जाने माने राजपूतों के शख्सियत, जिनका भी आप नाम लें करीब करीब सबसे परिचित, और वो इनसे परिचित मिलेंगे। अभी तक तो हमने परसों से देखा कि जिनकी चर्चा होती है सबके नंबर आपके पास है, सारे से मिले हुए हैं, अच्छे शाखा से मित्रता है और आपने बहुत बड़े बड़े अभियान राजपूतों के संबंध में चलाए हैं हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में। तो हमारे आपके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। दूसरे मैं चाहूँगा कि हमारे कौशाम्बी जनपद के सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के अध्यक्ष आप माननीय कैप्टन नरेंद्र सिंह जी को माल्यार्पण करके सम्मानित करें।
मैं चाहूँगा कि हमारे जमुना पार के अध्यक्ष एडवोकेट कुंवर प्रशांत सिंह, आप हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर जय सिंह राजपूत जी को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। अब मैं अधिवक्ता मिथिलेश सिंह सेंगर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे माननीय कुंवर साहब सिंह को माल्यार्पण करके सम्मान प्रदान करें। मैं ठाकुर गुलाब सिंह सोमवंशी से सूर्यवंशी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे सबसे श्रेष्ठ आद्या प्रसाद सिंह सुरवार साहब का माल्यार्पण करके सम्मानित करें। मित्रों, प्रतीक्षा में आप सबके और आप सबके समय लगातार खिसकता रहा शनई शनई, और इस समय अपराह्न में 2:30 बज चुका है और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का 4-4:15 बजे वापसी ट्रेन है, तो कम से कम 1 घंटा पहले यहाँ से उनका प्रस्थान भी होना जरूरी है। पता नहीं कहाँ जाम लगे और क्या हो, बाकी आपकी विदाई कर देंगे, शेष लोग यथावत बैठे रहेंगे और हम लोग परस्पर चर्चा करेंगे। हमारे आज चर्चा का मुख्य बिंदु है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब सवर्णों के हित में संचालित EWS योजना में व्याप्त विसंगतियों के निवारण एवं योजना के सरलीकरण से संबंधित ये हमारा विषय का पहला बिंदु है। EWS को हम किस तरीके से और सरल प्रक्रिया के अंतर्गत ला सकें, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और इस सब पर बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डालेंगे हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय। और दूसरा बिंदु है 13 विस्थापित क्षत्रिय राजवंश। आप लोगों ने सुना होगा, मैं पहले तो जानता ही नहीं था कि क्षत्रियों में विस्थापित भी होते हैं, और जब मेरा आना जाना उधर जौनपुर, मुगराबाद, शाहपुर हुआ तो वहाँ मुझे पता चला कि इस तरफ ज़्यादा हैं। तो ये 13 विस्थापित क्षत्रिय राजवंश को अपेक्षित सहयोग एवं उनके तथा स्थापित क्षत्रियों के मध्य समन्वय एवं पारस्परिक संबंध स्थापित करने पर चर्चा। एक विडंबना है, ये थे हमारे प्रयागराज के सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के अध्यक्ष सतीश सिंह सिंगरौर जी और राणा प्रदीप सिंह, ये दोनों जाम के झाम में फंसे थे और दुर्भाग्य से नहीं आ पाए यहाँ तक। 4-5 लोग थे, लौट गए। तो इस 13 राजवंश पर मैं बड़ी हल्की सी चर्चा कर रहा था कि दुर्भाग्य ये है कि यही क्षत्रिय कहीं स्थापित हैं और कहीं पर विस्थापित हैं। ये हमारे बीच में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य नहीं है, हमारे बीच में एक काला धब्बा है हमारे समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए, कि ये 13 राजवंश जिनकी सूची इसी में लगा हुआ है, मैं एक एक करके बता दे रहा हूं आप लोगों को संक्षेप में, कि ये क्षत्रिय मुगलों के ज़माने से ही, और कमोवेश हो सकता है कुछ अंग्रेजों के ज़माने से भी विस्थापित हुए होंगे, युद्ध लड़ते लड़ते मुसलमानों से और मलेच्छों से और अंग्रेजों से। इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया और अपनी रोटी बेटी का भी समझौता नहीं किया, बिल्कुल से झुके नहीं, ये अपना तने रहे और अपना क्षत्रियत्व को नहीं छोड़ा, दाने दाने के मोहताज हुए। इनको अपना घर द्वार छोड़ करके भगना पड़ा और आकर के अन्यत्र दूसरे प्रदेश में शरण लेना पड़ा। जब जैसे अभी आपने देखा होगा
कुछ साल पहले ही जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, मुसलमानों ने मारा काटा और भगाया, उसके बाद वो दिल्ली प्रदेश में आकर के विस्थापित की श्रेणी में कहे जा रहे हैं। दुर्भाग्य अपने देश में ही विस्थापित हैं। और अगर कोई कश्मीरी पंडित या कोई ब्राह्मण उनसे कह दे कि हमको पता नहीं आप ब्राह्मण हो कि नहीं हो, तो हमारे समाज का, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक का और हमारे देश का भी इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ठीक वही हाल इस 13 राजवंश के बारे में है कि हमारे आसपास के क्षत्रियों ने, जिनको हम स्थापित कहते हैं, जिसमें आप और हम सभी हैं, इन लोगों ने समझा कि ये क्षत्रिय हैं कि नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। उस जमाने में क्षत्रियों के बारे में बड़े कठोर व्यवस्था थी कि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उसको क्षत्रिय घोषित कर देते थे, चाहे वो आपका बेटा या रिश्तेदार ही क्यों न हो। बहरहाल उन लोगों ने विश्वास की कमी के कारण स्वीकार नहीं किया, लिहाजा आज तक इनसे रोटी के रिश्ते शायद हैं, लेकिन बेटा बेटी के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए काला धब्बा है हमारे समाज के लिए। इस पर भी चर्चा आज होगी। मैं बताए दे रहा हूँ 13 राजवंश। पहले नंबर पे चौहान है, दूसरे नंबर पे परिहार, तीसरे नंबर पे प्रमार, जिनको परमार और पवार भी कहते हैं, और चौथे नंबर पे सोलंकी, पांचवां राठौर, छठवां सेनवंशी, सातवां चंद्रवंशी, आठवां तोमर, नौवां भूयार, 10वां भाटी, 11 मकवाना, 12 गहलोत, 13वां कछवाहा। अब कछवाहा को भी देखिए, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश से भी कई जगह पर ये स्थापित क्षेत्र हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी विस्थापित हैं। खैर, इस पर चर्चा होगी। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के, चूंकि 2:35 हो गया है, मैं चाहूंगा कि आप तो रुकेंगे ही, आप रुकेंगे। मैं चाहूंगा कि अपने विशिष्ट अतिथि से आप लोगों को रूबरू कराऊं, उनके विचारों से इन दोनों बिंदुओं पर कि 13 क्षत्रिय विस्थापित क्षत्रिय राजवंश के बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या होना चाहिए, इनसे संबंध संपर्क रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और जो पहला नंबर है हमारा ईडब्ल्यूएस के बारे में, इसमें क्या कमी है, इसकी क्या विसंगति दूर करनी है, और इसमें किन किन चीज़ों का सरलीकरण अपेक्षित है, और हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा। हम लोगों ने विगत समय में, विगत महीनों में जिले से ज्ञापन दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कलेक्टर्स के माध्यम से, हमारा प्रयागराज से भी ज्ञापन हुआ और आपके बनारस मंडल से भी ज्ञापन हुआ, जगह जगह से ज्ञापन हुआ। राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री जी को। तो उसके बारे में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री यूएस राणा साहब इस पर इन दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। और मैं आह्वान करता हूं श्री यूएस राणा महोदय को, आप आए। सभी को नमस्कार करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय की अनुमति से आप सभी लोगों को, जो भी यहाँ पर मैं आया हूँ उसके लिए उद्देश्य है, उससे आप परिचित कराता हूँ। बुजुर्गवार बहुत ही सम्माननीय हैं, सामने भी मेरे बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, और छोटे भाई सभी को प्यार। सबसे पहले जैसा कि विषय वस्तु है उसी पर मैं आता हूं। विषय में है ईडब्ल्यूएस की चर्चा। हमारे अधिवक्ता भी बैठे हैं, कई अधिवक्ता हैं हमारे बीच में। ये जानते होंगे कि 103वां संशोधन ये जो ईडब्ल्यूएस के रूप में हुआ, इसके परिणाम स्वरूप हमें ये मिला। और ये जब कवायद की गई थी, इसकी लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई की एक छोटी सी भूमिका यह है कि इस देश में 2018 में जस्टिस यूयू ललित और आदर्श गोयल की पीठ ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में दलित एक्ट को कुछ इस तरह से कर दिया गया था कि उसकी जमानत हो जानी चाहिए और किसी बड़े अधिकारी से उसकी जांच होनी चाहिए। इतनी सी बात पर एक हंगामा होता है
और इस देश में नंगा नाच हो जाता है जाति तुष्टीकरण के लिए, उसको इस तरह से पेश किया जाता है जैसे इनके साथ सदियों से जो अत्याचार हो रहा है उसको हमारे लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ना पहले अत्याचार हुआ ना अब अत्याचार हुआ, लेकिन उसको अत्याचार का रूप दे करके, और हमारे ही सरकारों ने, मैं किसी सरकार विशेष के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे ही सरकारों ने पहले इसको 21 जो धाराओं में बढ़ था, 21 अपराधों में शामिल होता था, उसे 47 अपराधों में कर दिया। इसकी कहानी तो बहुत लंबी है। एक्चुअली ये एक्ट तो 1955 से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसके नाम बदलते रहे। लास्ट में इसका नाम जो है कभी हरिजन एक्ट, कभी दलित एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट वगैरह वगैरह जो भी कहते रहे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद में इसको इतना प्रभावशाली कर दिया कि इसका एक्ट बनाना पड़ा। संसद में 20 मार्च 2018 को ये पास कर दिया जाता है और इसको 18A के नाम से जाना जाता है। इसके लिए फिर हम लोगों ने संघर्ष किया कि इस तरह से जो जब जांच ही नहीं हो रही किसी अपराध की और उस जांच से पहले ही गिरफ्तार करके उसको दंडित कर दिया जाएगा, तो हमारे समाज का आधा समाज लगभग जेल में होगा। क्योंकि इसके एक खासियत और है कि ये कभी भी सच्चाई के आधार पर लगाया ही नहीं जाता। इसका दुरुपयोग इतना है कि इसके दुरुपयोग में सबसे अधिक हमारे समाज के युवा फंसाए जाते हैं। और ऐसे कई प्रमाण हमारे पास हैं, लिखित में प्रमाण है, कोर्ट के प्रमाण है। कई जजों ने भी यह बात कही कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। कई विद्वानों ने भी, संविधानविदताओं ने भी ये बात कही कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो जब एक आंदोलन खड़ा किया हमने 10 अप्रैल को, मार्च के बाद में, तो उसका एक परिणाम स्वरूप उसी समय जब चुनाव आ गए तो इन लोगों का विरोध हुआ, तो इन्होंने हमें एक EWS नाम का एक लॉलीपॉप पकड़ा दी, जो भी हमारे साथ बहुत धोखा था। मैं उसे धोखा इसलिए कह रहा हूं कि जो उसका क्राइटेरिया फिट किया गया है उसमें हमारे समाज के खासकर जो हमारी जातियां हैं, जो 3 प्रमुख जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो आती ही नहीं है। उसका फायदा अन्य लोगों के, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग उठा रहे हैं। अब उस EWS का क्या फायदा जिससे हमारे समाज को कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। उसके सरलीकरण के लिए आंदोलन शुरू किया गया। गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ, कुछ चेंज कर दिए गए। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कुछ चेंज कर दिए गए। अब आप खुद सोचिए, जो EWS का सर्टिफिकेट बनता है वो 3 साल में रिन्यू होता है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में होता है हर साल। ये कौन सा कानून है? जब सेंट्रल ने इसको दिया तो सेंट्रलाइज होना चाहिए था, लेकिन सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। राजस्थान में ये 3 साल में रिन्यू होता है और उत्तर प्रदेश में 1 ही साल में रिन्यू होता है। हर साल, हर बार किसकी गरीबी बदल जाती है। एक साल में कौन अमीर और कितना गरीब हो सकता है, आप खुद सोचिए। उसके बाद इसकी भूखंड की शर्तें इतनी बेतुकी हैं कि सपोज करो किसी पर 100 गज का एक मकान है शहर की नगर पालिका इत्यादि में, और कोई 5 एकड़ जमीन अगर गांव में भूखंड के रूप में भूमि की है, और वो पूरे परिवार की है, एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की भूमि को काउंट करके उसको संभालते हैं, और उसको वो पात्रता नहीं मिलेगी, यानी कि वो उस लाभ का नहीं उठा सकेगा। दूसरा, इसकी शर्त, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं। ओबीसी का अगर जो आरक्षण है, ओबीसी के आरक्षण में एज रिलैक्सेशन है, 3 साल में रिन्यू होता है, 8 लाख की आय सीमा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे EWS आरक्षण को भी इसी तरह से रिलैक्सेशन दिया जाए, उसका सरलीकरण किया जाए, जिसमें 3 साल का कम से कम रिन्यू होना चाहिए, और भूखंड की शर्त एकदम हटा देनी चाहिए, उसका कोई तुक नहीं है, और एज का रिलैक्सेशन होना चाहिए। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जो आय सीमा और जो क्राइटेरिया ओबीसी को मिलता है वही EWS को मिलना चाहिए। ये हमारी एक प्रमुख मांग के रूप में है। अब इसके लिए देखिए, मैं किसी संगठन या किसी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रयास बहुत कम है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे यहाँ पर माननीय श्री महेंद्र सिंह सेंगर जी ने यहाँ बुलाया और
इतना सम्मान दिया कि आप लोगों के सम्मान से मैं अभिभूत हूं। मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और मैं चाहता हूं कि देश में सबसे पहला संगठन जिसने उत्तर प्रदेश में ये आवाज उठाई है वो सेंगर समाज संगठन है। मैं उसको ही बधाई देता हूं। ईडब्ल्यूएस के लिए, इसको लागू करवाने के लिए हमारे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। हम कहां कहें अपनी बात, सुने कहां पर। इसलिए हमने एक मांग रखी है कि अगर हमको कोई सामान्य वर्ग आयोग मिल जाता है, जनरल कास्ट कमीशन मिल जाता है, जिसे सवर्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है, अगर इस तरह का कोई कमीशन गठित हो जाता है, इस तरह का कोई भी आयोग गठित हो जाता है, तो उसके तहत हम अपनी मांगे रख सकते हैं। साथ ही जो सब प्लान्स होते हैं, जो अन्य जातियों को सब प्लान्स के रूप में जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रेल भाड़ा, हॉस्टल फीस, फार्म फीस, ये सब विद्यार्थियों को मिलती है। हर जाति के विद्यार्थियों को, अन्य वर्गों में मिलती है, हमारे बच्चों को ये सब सुविधाएं नहीं मिला करती हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसे कमीशन का गठन हो। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि हम सवर्ण आयोग की मांग करते हैं और सवर्ण आयोग का गठन इस देश में जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, ताकि आजादी के बाद हमारे इस जाति विशेष को या हमारे वर्ग विशेष को जो संवैधानिक अछूत बनाकर रख दिया है, उसको भी समानता का अधिकार मिले। हम लोग इतिहास परजीवी बन चुके हैं, हम इतिहास पर अपना जीना निर्भर कर दिए हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो बहुत अच्छा किया, हम उन पर गर्व करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस पर अगली पीढ़ी क्या गर्व करेगी, इस पर एक बार विचार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस विचार को नहीं किया जा रहा, क्योंकि खुद हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी आजादी के बाद 2.5 पीढ़ी लगभग बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उसके सामने ये सारी की सारी समस्याएं जो कि तो मुंह फाड़े हैं। आरक्षण का विषय तो मैं आज यहाँ पर नहीं उठाऊंगा। जिस तरह से उसका हमारे साथ भेदभाव होता है, जिसे जातिगत भेदभाव न कहूं, मैं नस्ल भेदभाव कह दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संवैधानिक अछूत की तरह हमारे साथ पेश किया जाता है। आरक्षण का भेदभाव आप सभी लोग जानते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे साथ में जिस तरह से भेदभाव सरकारें करती हैं, एक छोटा सा विषय, एक छोटा सा पॉइंट और रख करके बीच में आता हूं कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस उत्तर प्रदेश की भूमि में हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रयागराज में बहुत बड़ा यहाँ पर आज आयोजन है। ये 26 फरवरी तक है और इस आयोजन के बावजूद भी इतनी भीड़ में भी आप लोग आए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में ही, उत्तर प्रदेश में ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनता है। भव्य मंदिर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल से होने के बावजूद भी क्षत्रिय ट्रस्ट जब बनता है तो उसमें एक भी क्षत्रिय को नहीं लिया जाता। ये कैसा भेदभाव नहीं है तो क्या है भाई। आप सपोज करो कल अगर कोई छेड़छाड़ हमारे इतिहास के साथ होती है, इतिहास की विकृति पर जिस तरह से काम हो रहा है, हमारी जातियों के महापुरुषों को जिस तरह से दूसरी जातियों के महापुरुष बता करके एक अपमानजनक स्थिति में जीना पड़ रहा है, उस स्थिति को और आगे प्रशस्त न हो जाए, इसीलिए हम छोटे छोटे इन बातों पर ध्यान नहीं देते अक्सर। लेकिन हमको ध्यान देना होगा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक क्षत्रिय का होना बहुत जरूरी है। एक विषय यहाँ पर रखा है, हालांकि इसके बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है। स्थापित क्षत्रिय और विस्थापित क्षत्रिय सेंगर साहब ने काफी डिटेल में इसमें बताया है और भी बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो विस्थापित क्षत्रिय हैं, अगर आज दोनों क्षत्रियों, स्थापित और विस्थापित दोनों वर्ग को अगर एक कर दिया जाए तो इस देश में जो जनसंख्या की गणना की मांग की जा रही है, ये ठगे से रह जाएंगे। इनको ये पता नहीं चलेगा कि इतनी संख्या कहां से आ गई, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग जातियों में, अलग अलग विभिन्न वर्गों में बांट करके हम लोगों के साथ में जो अन्याय होता है, ये संख्या की जो एक नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस तरह का एक नारा इन्होंने दिया है। कुछ लोग पीडीए का नारा लगा रहे हैं, कुछ जाति विशेष के नाम से नारा लगा रहे हैं। ये सब भूल जाएंगे जिस दिन क्षत्रियों की संख्या का सही अनुमान लगा दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है
कि हमको अलग अलग उपजातियों में बांट करके हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हमारी जनसंख्या को उस तरह से नहीं बताया जा रहा जितना होना चाहिए। आपने मीडिया को भी देखा होगा, हमारी संख्या बताने में भी सकुचाते हैं। आपने देखा होगा अन्य जातियों का जब जिक्र होता है तो हमें अन्य में बता करके काम चलाते हैं, उनकी भाषा में अन्य शब्द में प्रयोग होता है। जबकि अगर इतिहास का पन्ने उठा के देखे जाए तो एक भी इतिहास का पन्ना ऐसा नहीं है जिसमें क्षत्रिय इतिहास भरा ना हो। और इतिहास का पन्ना अगर एक क्षत्रिय इतिहास को हटा दिया जाए तो पूरा इतिहास कोरा का कोरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे देश में इस समाज को एक ऐसा अछूता वर्ग मान करके हमारे साथ अन्याय होता रहता है। मैं उपरोक्त 13 राजवंशों की कुल जो 98 शाखाएं हैं वो सभी यहाँ पर इसमें बढ़ देते हैं पेपर में। इसमें लिखा हुआ है 13 राजवंशों के पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। देखिए आप, 5 करोड़ जनसंख्या इन लोगों की है, इन 13 राजवंशों की। तो आप इस तरह की जो हमारी जो विसंगतियां हैं इनको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है। मैं चाहूंगा कि यहाँ का समाज, यहाँ का संगठन इस विषय पर काम करे, ये 3-4 बिंदुओं पर काम करे। हम लोगों को बहुत अधिक उग्र होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम पर एक आरोप और लग जाता है कि ठाकुर है तो निश्चित रूप से अत्याचारी होगा, बलात्कारी होगा, गुंडा होगा, मवाली होगा। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा रक्त जो है कभी किसी, हमारी तलवार कभी किसी अत्याचार के लिए नहीं उठी। अगर उठी है तो धर्म की रक्षा के लिए उठी है, इस देश की रक्षा के लिए, बलिदान के लिए और त्याग के लिए जानी जाती है। मैं बहुत अधिक न बोल करके इन विषयों पर ही आप लोगों को केंद्रित करके मैं यहाँ से आज विदा लूंगा, क्योंकि भविष्य में बहुत जल्दी मैंने यहाँ पर जो चर्चा की है, मुझे बताया गया है कि यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम एक होने को है। मैं निश्चित रूप से पधारूंगा, मुझे सूचना जैसे ही मिलेगी मैं अवश्य आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय बहुत कम था, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूं हाथ जोड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चेहरे को आप देखने के लिए तो कितने लोग दराज हैं, आपने उन्हें सिर्फ देखा ही, उनके विचारों को सुना और साथ दिया। और चेहरा देखने पे मुझे 2 लाइन याद आ रही है कि आईना देखा तो क्या देखा, बताओ खुद आईना कि दुनिया चेहरा देखे। क्या बात, हमारी राणा साहब आएंगे उनका चेहरा देखने के हम सारे लोग आए, तो वास्तव में चेहरा की बनी है कि खुद बनो, खुद आईना की दुनिया चेहरा देखे। अब मैं चाहूँगा चूँकि हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और करीब 3:30 के आसपास आपकी विदाई करें। अभी तो 3 बज गए। अच्छा, पहले ठीक है, रास्ता पहुंच जाओ। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि इस बीच से अगर कुछ महानुभाव आते बोलने के लिए तो मुझे अच्छा लगता। जैसे हमारे ये यशवंत सिंह हैं और एडवोकेट मिथिलेश जी हैं, चौहान जी हैं, इन लोगों में से कोई भूपेंद्र जी हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ उठा दें एक क्षण के लिए तो मैं आमंत्रित कर लूं। अच्छा, शायद कोई नहीं। ठीक है। अक्सर हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। हमारे बीच में उपस्थित कैप्टन नरेंद्र सिंह जी सवर्ण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये चंद लाइन मैंने उनके लिए कहा है कि आप सारे सवर्ण समाज के लिए ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य है ये। लेकिन हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है स्वयं का छोटा सा, कि हम EWS में जब गए तो एक समुदाय ने बड़ी वाहवाही किया, हमारी बड़ी तारीफ किया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जो हमने कहा ज्ञापन में आ जाइएगा तो सिर्फ एक आया। तो मैं आह्वान करता हूँ कैप्टन साहब का कि आप भी अपने मुखार बिंद से कुछ उद्बोधन करें और सबका मार्गदर्शन करें और हम सबको भी गौरवान्वित करें।
हमारे बीच माननीय कैप्टन साहब उपस्थित हैं, संबोधित कर रहे थे, उसी बीच में करके मैं पूरा आह्वान करता हूँ कैप्टन नरेंद्र सिंह जी धन्यवाद शेखर साहब। है लगा हुआ, अरे छोटा ही है। सभी आदरणीय बुजुर्गों का सादर वंदन, अभिनंदन, सादर चरण स्पर्श करते। और जैसा कि जन्मनः शूद्रः कर्मणः क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, नहीं तो हम जन्म से भी क्षत्रिय हैं और कर्म से भी क्षत्रिय हैं। सेना में गए, खूब डट के नौकरी किया। तो हम चाहते हैं कि जो अभी नई जनरेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, ये उनको अपना अस्तित्व बताएं, समझाएं। आजकल गिरता हुआ स्तर है, हमारे बच्चे समझते ही नहीं हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, क्या हैं, नहीं? तो हमारा निवेदन है कि पहले अपने को समझें कि क्या होता है क्षत्रिय, नहीं? तभी तो उस अनुसार काम करेगा, चरित्र निर्माण करेगा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम का अनुपालन करना चाहिए, कृष्ण का अनुपालन करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों का 5 कार्य होता था पहले, जो कर्म के अनुसार क्षत्रिय नहीं बनते थे, जात से नहीं। आजकल ये हम तो कहते हैं इसको हिजड़ा संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है ये वैधानिक नहीं है, नाम इन्हीं का होता है। 389 लोगों ने उस पर साइन किया है, पर ये संविधान जो है इक्वालिटी का नहीं है। कहने के लिए इक्वालिटी है, एक आदमी को SC ST एक्ट लगता है तो भरपाई होती है, नहीं? एक आदमी को उसी के बदले सजा मिलती है, कहाँ समानता है? लेकिन क्षत्रिय हमेशा धर्म और न्याय के लिए लड़ता है, तभी क्षत्रिय है। पता चले कि बिजनेस व्यापार अपना काम चला रहा तो हम समझते हैं कि क्षत्रिय कर्म से वो हट के काम कर रहा है। कोशिश करना चाहिए, हालांकि अब संविधान को हम चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो, लेकिन हमारा अनुरोध ये है कि क्षत्रिय होना सबसे पहले आप समझें कि हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, भगवान राम का अंश है, कृष्ण का अंश है, उसी तरह से हम रहें, तभी आपके आगे बढ़ेंगे। आजकल हमारी डिम्पल भाभी हैं, कौन सी हैं, चली जाती हैं नीचे, शादी कर लेती हैं। तो हमको जरूरत है जो हमारे विस्थापित हैं, जैसे लोनिया राजपूत, कौन से, वो आए, उनको हम शादी कर लें, नहीं? लेकिन जो आप चली जा रहे हो, मुख्यमंत्री हो चाहे कुछ हो, नहीं? 16,000 रानियों ने वो अपने राणा सांगा, राणा प्रताप के समय जौहर किया था। अगर वो लोग जौहर नहीं की होती तो आज हमारा क्षत्रिय गुणगान नहीं होता। महाराणा प्रताप सिंह हुए, ये जो भी अपने शिवाजी महाराज हुए, पहले तो अगर अन्य जात का भी है, अगर वो क्षत्रिय राजा बनता है शक्ति से तो राजा माना जाएगा, क्षत्रिय माना जाएगा। आजकल जैसे अपनी राष्ट्रपति बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, वो अपनी जात की मुहर लेके चलेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। दलितों के लिए मायावती जी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन वोट बैंक उन्हीं का है। अभी मुर्मू जी गई हैं राष्ट्रपति, मोदी जी ने क्यों बनाया कि आदिवासियों को वोट चाहिए। लेकिन वोट बैंक से उठ के हम लोगों को अपना धर्म पे आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अपने, क्योंकि जो राजा होगा उसके हाथ में है। अब मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा। क्षत्रिय की बात कोई करता है? SC की बात करेगा, OBC की बात करेगा, नहीं? जो भी है अल्पसंख्यक की बात करेगा, लेकिन सवर्ण समाज की विडंबना है, वो कभी अपने समाज की बात नहीं करेगा। और अगर उसको पद पोस्ट कहीं मिल भी गई तो उस टाइम तक तो कुछ नहीं देखेगा, रिटायरमेंट के बाद जरूर सोचेगा यार क्षत्रिय सभा बना लें या सवर्ण सभा बना लें। तो हम अनुरोध करेंगे नई जनरेशन से कि आप समझो और जहां रहो, जैसे वो कहते हैं कि अम्बेडकर साहब के वजह से हमको वर्दी मिली है, स्टार मिला है, या IAS PCS या PCS जे बने हैं, तो आप भी कहिए कि हमको जो मिला है तो हम अपने लिए भी करेंगे, नहीं? क्षत्रिय समाज में ये सोच होना चाहिए। और खास तौर से अभी सिंह लिखने का प्रवचन खूब है। 55% आबादी अपने देश की सिंह लिखती, हर जातियों में, तो लिखें, स्वागत है, लेकिन हमको बदनाम करने के लिए ना लिखें। हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए आए, उनका स्वागत है।
नहीं, हम लोग तो जहां थे अगर कोई पूछे कि क्या नाम है तो फौज में वैसे भी जांच चलती है, वो अगर कोई सिंह बता दे तो उसको गाली देंगे, साले तुम्हारा खून खराब है कि क्या बात है, क्यों सिंह लिख रहे हो। नहीं, और सिंह लिख रहे हो तो सिंहों की तरह रहो, नहीं, अपना क्षत्रियत्व लाओ, अब धर्म की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो, जो भी अपना दायित्व है समाज की रक्षा करो। अभी हम सेना से रिटायर्ड हुए, अब हम समाज का काम करते थे, पहले देश की सेवा में थे, वहां तो गवर्नमेंट जो कहेगी वो करना है। और आप समझें कि कश्मीर वगैरह जो नहीं देखा है, जो यहाँ अखिलेश और मायावती बैठ के मुस्लिम बात करती हैं, वहां अगर जो गया होगा ना तो उसको समझ में आता है कि ये जहाँ एक होंगे ना तो बहुत अच्छे होंगे, जहाँ 10 होंगे तो आपको जीना मुश्किल कर देंगे, 10 नहीं 4 ही होंगे तो मुश्किल कर देंगे। हम कई दुकानों में जाते हैं, बात करने लगते हैं तो अगला कहे भैया एक मियाँ बैठा है, हम कहे उसे तो सुना रहे हैं। कोई भी जो हिंदू धर्म का अधर्मी है, चाहे जिस अधर्मी नहीं होना चाहिए, धर्म के पालन करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म पालन करो, अपना परिवार की रक्षा करो, अपनी जब समाज की रक्षा करो। कुछ पैदा हुए हैं, दोबारा जन्म किस रूप में मिलेगा भगवान जाने, नहीं, लेकिन हम लोग भगवान राम और कृष्ण के वंशज हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि आप साफ साफ बोल देते हो। अरे हमने कहा आज इसी की आवश्यकता है, हर आदमी अपनी बात करता है तो हम अपनी बात क्यों नहीं कर सकते। हम नहीं इंसान हैं, हमको समानता का अधिकार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया हो उसका फल हम क्यों भोगेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया होगा, रजवाड़ा दे दिया, उसको कोई गुण नहीं गान करता। अम्बेडकर ने क्या किया है, अम्बेडकर एक टाइपिस्ट थे, एक हेड क्लर्क थे, 10 लोगों ने लिख के दिया, उसको इकट्ठा किए और नत्थी किए और बाद में टाइप किए और कराए। टाइप नहीं किए होंगे लेकिन कराया होगा, इससे बड़ा कुछ नहीं है। केवल अम्बेडकर होने के नाते उनको जहां देखो भगवान राम से ज्यादा प्रतिमाएं अम्बेडकर की हो गई हैं। अब बीच में हर जातियां अपनी अपनी लगा रही हैं, कोई परशुराम लगा रहा है तो कोई कहीं लगा रहा है। अरे ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, उनका लगाओ। राजाओं ने रियासतें दे दी, स्कूल बना लिया, जैसे जहाँ वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो महाराजा किसी की है, वहां नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। क्यों भाई, आप अपना वर्चस्व अपने हाथ में रखो। अब यही अपने राजा साहब राजा मांडा आए तो मंडल का मंडल लगा गए, अच्छा किया लगा दिया, लेकिन हमारा भी तो ध्यान रखो। तुम्हारे जैसे सब क्षत्रिय राजा ही हैं क्या? फिर इनको क्या क्या कहा लोगों ने कि दत्तक पुत्र है तो दासी पुत्र है, तो ऐसा काम करो कि लोग कुछ उंगली भी ना उठाएं और अच्छा काम करो। और अभी हम लोगों को जरूरत है अपना संयम नियम पे, संस्कार पे, पढ़ाई लिखाई पे, अपने चाल चरित्र पे। नहीं, क्षत्रिय धर्म इतना आसान नहीं है, उस धर्म को पालन करना। और हमारे जो सीनियर बुजुर्ग हैं, जो बालिक हैं 30 साल के ऊपर हुए, उनको हमको अपने से जूनियर बच्चों को सिखाना है, समझाना है। नहीं, उनको केवल पैसा कमाने के लिए या इसी में नहीं लगा देना है। पैसा तो सभी कमा लेंगे, इज्जत कमाओ, पद पोस्ट कमाओ। और जैसे अभी कोई कह रहा था कि बिजनेस में लाओ, हम कहते हैं अप टू 25 साल कोशिश करो, हायर पोस्ट पे जाओ। नहीं जब मिलेगा तो फिर ठीक है, बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी की जाएगी। ये सब चीजें हैं, आप लोगों से हमारा यही निवेदन है। सुनाई तो ऐसे दे रहा हूँ तो ये सब चीजें हैं। और क्षत्रिय समाज की स्थिति बड़ी कष्ट हम देखते हैं जाके। अभी जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तो इन्होंने कहा कि हमारे सफाई में तो नायक लैस नायक से ऊपर कोई मिलता ही नहीं है, सब ठाकुर अधिकारी देखो तो सब बड़े बड़े हैं। इसने उठा के फौज में भी कोटा करा दिया, पता नहीं है आप लोगों को। अब 4 जाएंगे तो पता चला कि ओबीसी की अफसर की वैकेंसी है तो ठाकुर नहीं छटेगा, क्योंकि लेना है ओबीसी को है तो कहाँ से ठाकुर जाएगा, वापस आ जाएगा। इन सब चीजों में हमको पहल करना चाहिए। अभी राणा साहब का मेरा होता है, मंच बना के कहते हैं करूंगा, मैंने कहा इसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेज पे आना पड़ेगा।
जब तक हम विधानसभा या सांसद में नहीं बोलेंगे, ये हमारे यहाँ बोलने से कोई सुनने वाला नहीं। आप लोग क्षत्रिय महासभा के बजाय आप किसी पार्टी से जुड़े और उस पार्टी से जुड़े जो आपकी बात करे। जब भाई अनुप्रिया जी हैं, पटेल उनका है, मुलायम सिंह जी अहिर उनके हैं, मायावती जी हैं, दलित उनके हैं, तो हमारा क्षत्रिय या सवर्ण समाज क्यों किसी का नहीं? वो काठ के उल्लू की तरह जो मर्जी चाहे उसका यूज करे। अभी इस पर आप लोगों को विचार करने का समय आ गया है। नहीं करेंगे तो अभी 75 साल ही हुआ है, 100 साल तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो स्थिति है खत्म हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे कि राजा होते थे, क्षत्रिय होते थे, धर्म रक्षा करते थे। क्योंकि रामायण कोई पढ़ेगा नहीं, गीता कोई पढ़ेगा नहीं, बस वो व्हाट्सएप पे देखेंगे जो देखेंगे। अब जैसे राजा सुहेलदेव जी हैं, बेस्ट ठाकुर क्षत्रिय हैं, उनको राजभर बनाए दे रहे हैं। ये भाजपा और आरएसएस, उनको वोट चाहिए। अरे वोट चाहिए ठीक है, पटेल जी लिखो, लेकिन कहो हम पटेल हैं, हिंदू हैं, पटेल क्षत्रिय हैं, कुर्मी क्षत्रिय हैं, नहीं। और अपनी बताओ, जब परंपरा हमारी बढ़ गई है, वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तो उसमें काहे भाग रहे हो? लाभ के लिए तो आपको ओबीसी बन जाओगे, लिखने के लिए सिंह चाहिए, नहीं। अच्छा लगता है आप लोगों को? अरे हमको कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं कौन क्या है। सिंह बता दिया, अब हम मन में है हला कौन सा सिंह है, कैसे पूछे इसको। लेकिन सेना में तो छूट थी, सेना में तो ललकार के पूछे, बिरादरी बता अपना, सिंह मत बता। अगर कोई दूसरी बिरादरी बता दिया तो उसको बोले साले अगर बोल दिया ना ठीक नहीं होगा, तुम कागज में लिखे रहो, हमसे नहीं बताना। नहीं, ये सब सोचने की बात है। जहां रहो अपना थोड़ा सा स्टेटस बना के रखो, समझो, समझाओ लोगों, स्पेशली अब बच्चियां नहीं है, बच्चियों के लिए आज लब जिहाद हो रहा है। जिला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गया, वो अखिलेश बन गया, तो ठकुराइन चाहिए बिया करे और तो का ओबीसी का लाभ चाहिए? ये पूछने की जरूरत है। हम लोगों को अपनी बच्चियों को भी ट्रेन करना चाहिए कि जो हमारा रहा है कि हमसे लड़ के झगड़ के जो मजबूत राजा रहा, वहां हम शादी करते हैं, नहीं जात पात के नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, बिया कर। एक गरीब कन्या पेड़ के नीचे रह ले, लेकिन अपना कुल धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इन चीजों पे हम लोगों को अभी विचार विमर्श करने की जरूरत है। सवर्ण समाज, हम बचपन में, हमारी भी 62 की डेट ऑफ बर्थ है, हम देख रहे हैं, हम बचपन में गरीब भी, ब्राह्मण भी मजदूर था, क्षत्रिय भी मजदूर थे। अब इन्हीं को 100 साल तक इन्हीं को गरीब माना जाएगा, हम लोगों को कुछ नहीं लाभ मिलेगा। हम तो जातिगत, जैसे अब ईडब्ल्यूएस की बात है, ईडब्ल्यूएस में कहते हैं सामान्य वर्ग के लोगों को। कौन सा सामान्य? ट्रेन का डिब्बा जैसे जनरल वाला होता है ना, वो अपनी स्थिति है समाज में। इधर जो चढ़ जाए, जहां बैठ जाए, नहीं तो खड़ा रहे। उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और उसमें सबसे ज्यादा जो हमारी पढ़ी लिखी जीवी, जैसे न्यायविद हैं, शिक्षक हैं, या धर्म गुरु हैं, या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस है आप लोगों का, आप लोग अपनी चीजें सिखाइए, तभी तो अपना धर्म बच पाएगा क्षत्रिय। और हमको समय सभी लोगों को होगा कुछ ना कुछ बोलना, नहीं तो हम चाहेंगे कि अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए धन्यवाद आप सभी को। प्रणाम। अभी आप कैप्टन साहब को सुन रहे थे, बहुत रोचक चीज़ें बताई, और इन्होंने जितनी चीज़ बताई वो शायद अपना अनुभव बताया। 62 साल के उम्र का अनुभव कम नहीं है, जिंदगी के 62 बसंत देखा है आपने, तो सही बात है। ये आज हमें अपने बच्चियों को भी ट्रेंड करना चाहिए, और बच्चों को भी कैप्टन साहब ने कहा, ये बात विशेष तौर पे मेरे कान में घुस गई। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे नहीं जानते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है, और राम क्या है, मंदिर क्या है, चर्च क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, बस सुना सुनाई। क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, माँ हैं, बाप हैं, हम भी अपने बच्चों को
इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं देते और कभी उसकी चर्चा भी नहीं करते, अपने साथ मंदिर भी नहीं ले जाते हैं। हम लोगों में से कई ऐसे महापुरुष होंगे जो कभी पूजा भी नहीं करते, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर को भी चैलेंज करते होंगे। खैर, हमारे संविधान की भी बात कही कि संविधान ये करीब करीब इतने लोगों ने बनाया है, लेकिन एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा रहा है। ये संविधान हमारे किसी ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, पूरा तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। इस संविधान की ही देन है कि हम आज हमारे बच्चे और बच्चियाँ अपने भगवानों के बारे में नहीं जानते। ये हमारे संविधान की ही देन है कि हमारे मंदिर से टैक्स वसूली होता है, मस्जिदों में और चर्चों से टैक्स की वसूली नहीं होती। ये हमारे संविधान की देन है कि हम अपने गीता, रामायण और वेद का ज्ञान स्कूल खोल करके अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। तो मैं आंशिक का एक अधिकतम मेजर पोर्शन मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा खामी है। इसमें जिस प्रकार से तमाम संशोधन विगत 70 सालों के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है, उसी तरीके से तमाम संशोधन करने की आवश्यकता है और हम अपने सरकार से इस समय माननीय मोदी और योगी से इसी प्रकार की उम्मीद करते हैं। और ईडब्ल्यूएस के बारे में आप लोगों ने चर्चा सुनी और 13 राजवंश के बारे में भी कैप्टन साहब ने अपनी रखी बात को, लेकिन ज़्यादा जानकारी इनको इसके बारे में शायद नहीं है, इसलिए नहीं कर पाए। मैं आपको बड़े संक्षेप में इस पर थोड़ा सा जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे जो विस्थापित जिन्हें हम क्षेत्रीय कहते हैं, ना उनके रिश्ते हमारे यहाँ होते हैं ना हमारे उनके यहाँ होते हैं, हमारे स्थापित में ही होते हैं। जिस दिन हमें राजनीति करने से भी ज़्यादा जरूरी है, हमें राजनेता बनने से भी हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने लोगों को अपने साथ मिला लें। कैसी राजनीति? राजनीति गुणा गणित का, गुणा भाग का खेल है। जिसकी संख्या है उतनी वोट है उसके पास, और लगभग 5 करोड़ विस्थापित क्षत्रियों का हुजूम है, इससे भी अधिक। जिस दिन आपके साथ वो आ गया तो आप 13% नहीं रहेंगे, आप छलांग लगा जाएंगे और फिर तब तक कोई आपकी कीमत नहीं समझेगा अगर आपकी संख्या नहीं है। क्या है उसके लिए? आप कितनी संख्या है? आज जो अनुप्रिया पटेल को ये भारतीय जनता पार्टी हाथों पे बिठाए रहती है, अनुप्रिया पटेल में कोई राजनीतिक चरित्र मुझे तो नहीं दिखता। मेरा स्वयं का मानना है उसको इसीलिए एक लालीपाप देते हैं, राज्य स्तर का ही मिनिस्ट्री दे देते हैं कि चलो ठीक है, इसके बहाने शेष कुर्मियों का हमें वोट मिलेगा। मात्र इसके लिए आप बताइए कि 5 साल तक वो अफसरशाही करती है। माननीय अनुप्रिया जी अफसरशाही करती हैं। राजनेता का गुण होता है कि जमीनी स्तर का नेता बने और गांव गांव जाए, शहर शहर जाए, जगह जगह पे गोष्ठियां कर ले, वो बैठकें कर ले, तमाम लोग इकट्ठा कर ले। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अनुप्रिया जी को एक किनारे कर दिया जाए, उसके बाद भी कुर्मियों का मेजर पोर्शन भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। कोई श्रेय नहीं है। केशव प्रसाद को भाजपा सरकार, भाजपा की पार्टी ये कहती, भारतीय जनता पार्टी कि ये पिछड़ी जाति के नेता हैं। आप बताइए, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, आप वो पिछड़ी जाति के हैं या नहीं हैं, आप किसी जाति के, दलित जाति के हैं नहीं, लेकिन एक अनुभव तो है ही ना, खुदा को देखा नहीं पर अकल से पहचाना है। केशव प्रसाद कितने % बैकवर्ड को करते हैं नेतृत्व? उनका जो मौर्य समाज है वो स्वयं 100% उनके साथ नहीं है, उसमें भी बिखराव है। तो कैसे बैकवर्ड के नेता हैं कि उनका जो मौर्य समुदाय है उसने ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। जहां जहां पे कोई मौर्य कैंडिडेट खड़ा हुआ है, चाहे प्रयागराज में रहा हो, चाहे जौनपुर में रहा हो, कृपाशंकर सिंह हार गए। अगर ये केशव प्रसाद मौर्य का इतना होता अपने समाज में पकड़, तो मौर्य की वोट से कृपाशंकर सिंह जीत गए होते, लेकिन उन्होंने मौर्य को वोट दिया। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, तमाम मौर्य भी अपने आप को राजपूत बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं।
मैंने तो एक संगठन में घुस के अंदर तक देखा है, हमारे सोमवंशी साहब भी थे उसी में, हमारे राजपूत साहब भी उसी में थे, घुस के देखा है कि जो उसमें मौर्या कोयरी काछी इन लोगों को जो बता रहे हैं कि ये भी राजपूत हैं, इनको भी साथ में ले लो। हमने देखा है कि राजपूत कहलाना और राजपूत होना दोनों में बड़ा बड़ा अंतर है। क्षत्रिय कहलाना और क्षत्रियत्व होना दोनों में बड़ा अंतर है। तमाम लोग सिंह लिखते हैं और वास्तव में सिंह होना, सिंहत्व होना, उनमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा मायने रखता है। उनके अंदर वो जुनून ही, जोश ही नहीं है। विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो क्षत्रिय रहे होंगे, लेकिन किसी मौर्य में क्षत्रियत्व तो देखने को मिलती है क्या? कल्पना कर सकते हैं कि वो क्षत्रिय है? आप बताइए, कभी उसने सोचा नहीं? उस संगठन में एक मौर्य जी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसकी बैठक कराऊंगा अपने स्कूल में, और कितने लोग थे, 25-30 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते उसमें, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बैठक नहीं कराया। हमसे कहा गया कि सिंगर साहब बैठक नहीं हो पा रही है, कोई तो कराए। तो गिरीश तोमर साहब ने कहा कि संभल में आइए, हम बैठक कराते हैं अपने यहाँ। हमने कहा यार मौर्या जी के पास स्कूल है, 20-25 लोगों को नहीं बैठा सकते। इन्होंने तो कहा था क्या बात हो गई? तो कछवाहा साहब ने कहा कि भाई समझिए क्यों नहीं करा पा रहे हैं, आप समझिए इस चीज को, मुंह से मत कहलवाइए। समाज में उनकी प्रासंगिकता हो तो समाज उनको स्वीकार तो करे, और वो समाज में खुल के बोल तो सके कि हाँ मैं क्षत्रिय हूं। और फिर जिसको ईसा की पूर्व ही शंकराचार्य ने शुद्ध घोषित कर दिया हो, वो क्षत्रिय कैसे रह गया? जिन जिन लोगों ने पुनः क्षत्रियत्व का वर्ण किया और बौद्ध धर्म से बाहर आए, बौद्ध धर्म कोई बुरा नहीं है हमारे लिए। जितने राम पूजनीय है, जितने कृष्ण आदरणीय है, उतने ही हमारे लिए गौतम बुद्धा भी हैं, वो भी राजपूत खानदान से थे, राजपूत थे, उतने ही आदरणीय हैं, उतने अनुकरणीय हैं। लेकिन आप बुद्ध के अनुयायी हो, आपने कहा कि हमने हिंसा की वृत्ति छोड़ दिया, हम अहिंसक हो गए। और यूनान के लोग चले आ रहे हैं आपके राष्ट्र पे आक्रमण करने के लिए, और बृहद्रथ राजा थे, वो कह रहे थे नहीं हम उनसे युद्ध करेंगे तो बहुत बड़ा रक्तपात हो जाएगा। अब पुष्यमित्र सुंग उनके सेनापति थे, कहा महाराज सेना को आदेश दीजिए, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा यूनानियों का। लेकिन बृहद्रथ ने कहा कि नहीं, बड़ा रक्तपात होगा, सम्राट अशोक ने तो यही समझाया है, हम ये रक्तपात नहीं करने देना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप मनोबल न टूटने पावे, आप अपने सैनिकों को एक बार देख लें और उनको संबोधित कर दें। और सैनिकों को संबोधित करने के बहाने आए और पुष्यमित्र सिंह ने मारा तलवार, उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। कहा ये राज्य करेंगे?